नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट टाइम क्वेश्चन जो कि क्लास 7th जियोग्राफी से हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको काफी उपयोगी रहेंगे आपकी टेट एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में हमने तीन चैप्टर शामिल किए हैं जो कि है चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर और हमारी बदलती पृथ्वी। इन तीनों ही चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं और इनके उत्तर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है और इन प्रश्नों के साथ साथ आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आप कितने सही और कितने गलत इसमें देखते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं बिना देर किए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? चार विकल्प आपके सामने है, मरुस्थल, ताल, वन और सभी। तो देखिए यहाँ पर यदि बात करते हैं मरुस्थल की, तो मरुस्थल प्राकृतिक होता है, ताल मानव निर्मित होता है और वन प्राकृतिक होता है। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है ये हो जाता है इसमें ऑप्शन बी, ताल। ठीक है, ये हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो देखिए मानवीय पर्यावरण का घटक हमें इसमें देखना है जो कि नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय या फिर सभी। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है। तो मानवीय पर्यावरण उसे कहते हैं जहां मानव अपने पर्यावरण के साथ में पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार वो परिवर्तन करता रहता है। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ऑप्शन ए है स्थल, ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए स्थल जो होगा ये हमारा सही उत्तर है। स्थल कोई सा भी हो सकता है और वहां पर जरूरी नहीं कि मानव जो है इसमें परिवर्तन करे ही सही। बाकी धर्म, समुदाय वगैरह जो है इनमें सभी में परिवर्तन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र, सड़क या फिर सभी। देखिए मानव निर्मित पर्यावरण वही मतलब जिसमें मानव ने हस्तक्षेप कर सकता हो, तो वो है यहाँ पर मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आता है सड़क, क्योंकि ये मानव निर्मित है। चलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि या फिर सभी। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि ही यहाँ पर पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी मानव के पर्यावरण में जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनमें निरंतर कमी आएगी, उनकी मांग ज्यादा होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। पर्यावरण क्षरण या प्रदूषण के कारण है, तो वनों की कटाई, बांध का निर्माण, फसल का उत्पादन, पशुपालन। तो बाकी जो तीन विकल्प हैं ये तो यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पर वन की कटाई ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाता है, वनों की कटाई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमें होते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, भूमि, जल या फिर ये सभी। तो निश्चित रूप से ये उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैविक पर्यावरण के उदाहरण है। देखिए जैविक पर्यावरण हम उसे कहते हैं जिसमें जीवित प्राणी शामिल होते हैं, पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी, मानव और उपरोक्त सभी। तो निश्चित हमारा उत्तर बनेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अजैविक पर्यावरण के घटक, जिसमें निर्जीव घटक शामिल होते हैं उसे हम अजैविक पर्यावरण के घटक कहते हैं, खनिज, भूमि, जल या फिर सभी। तो देखिए यहां पर भी हमारा जो उत्तर बन जाता है ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय पद्धति में होता है। वस्तु विनिमय पद्धति नाम से स्पष्ट है, जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, उसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है, वस्तुओं से वस्तुओं की जो अदला बदली या क्रय विक्रय होता है उसी को हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द अर्थात एनवायरमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
देखिए पर्यावरण या एनवायरनमेंट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पड़ोस। ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर है, पड़ोस जो होगा ये सही उत्तर होगा। अब देखिए पर्यावरण शब्द जो है ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति जो है एनवायरोनेर से हुई है, एनवायरोनेर से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ यदि समझते हैं तो वो होता है पड़ोस, और दूसरे शब्दों में जिसे कह दें तो हमारे आसपास का परिवेश ही पर्यावरण है। अब हमारे आसपास में जैसे पड़ोसी भी होते हैं तो वही एक शाब्दिक अर्थ यहाँ पर इसका दिया है। अगला क्वेश्चन आता है द्रवित मेगमा से बने जो शेल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। अगले जो क्वेश्चन है हमारे ये सेल यानी कि पृथ्वी से संबंधित है, अगले चैप्टर के हैं। चलिए इनको समझते हैं। आग्नेय शेल, अवसादी शेल, या फिर कायांतरित शेल, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये होगा आग्नेय शेल, ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर इसमें सही उत्तर होगा। चलिए देखिए आग्नेय शेल क्या होता है, जैसे जो द्रवित मेगमा होता है जो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के जो शेल निर्मित होता है उसी शेल को कहा जाता है आग्नेय शेल। अब मेगमा मतलब वही जो लावा होता है उसी को मेगमा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है, तो देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो होती है वो तो होती है क्रोड़, जो सबसे अंदर होती है ना, और ये लोहे व निकल की बनी होती है, इसे नीफे भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो वो सेल जिसके अंदर जीवाश्म होते हैं उसे मौशादी, कायांतरित, आग्नेय या इनमें से कोई नहीं, कौन सी सेल के नाम से उसे हम जानते हैं, तो उस सेल को हम कहते हैं अवसादी सेल। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर, औषधि सेल। अब देखिए औषधि सेल क्या होती है, जब सेल जो होती है ना वो लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाया करती है तो उन्हीं कणों को हम कहते हैं अवसाद, और वही अवसाद जब दब जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और एक परत बना लेते हैं, उसी को हम औषधि सेल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है वो कौन सी होती है, और पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है भूपर्पटी, जो सबसे ऊपरी परत भी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए भूपर्पटी, या परपटी केवल लिखा है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित भी ये प्रश्न बन जाता है। विश्व की सबसे गहरी खान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की जो सबसे गहरी खान है इसकी जो गहराई की बात करते हैं तो ये 4 किलोमीटर इसकी गहराई है, और तेल की खोज में इंजीनियर यहाँ पर 6 किलोमीटर तक की गहराई में खोद चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें कितनी गहराई तक खोदना होगा, तो हमें खोदना होगा यहाँ पर 6000 किलोमीटर। ऑप्शन सी होगा इसमें सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इग्नियस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इग्नियस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए सेंडिमेंट्री इस शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, तो सेंडिमेंट्री शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है इसमें स्थिर। ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पर सीधे सही नहीं वाले कथन को देखते हैं, तो वो है ऑप्शन डी सेल 4 प्रकार की होती है। ये सही नहीं है। मुख्यतः सेल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिन्हें हम आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मेटामॉर्फिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेटामॉर्फिक शाब्दिक शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है रूप परिवर्तन। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर होगा, रूप परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संगमरमर स्लेट के कौन से सेल के उदाहरण है, तो संगमरमर आग्नेय, अवसादी या फिर कायांतरित कौन से सेल के हैं, तो संगमरमर स्लेट ये कायांतरित सेल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही उत्तर होगा, कायांतरित।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर कौन से शेल के उदाहरण है? तो याद है अवसादी सेल के अंतर्गत ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, अवसादी सेल। अगला क्वेश्चन हमारा आता है प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो आग्नेय सेल जो होती है इसी को हम कहते हैं प्राथमिक सेल। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ए हमारा आग्नेय सेल, ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हमें कथन बताना है जो सही नहीं है और वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, बाकी का तीनों कथन यहाँ पर सही है। ये कथन इसमें गलत दे रखा है। अब देखिए गलत क्या है। आग्नेय शेल के प्रकार पूछे हैं, आग्नेय शेल कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ 3 प्रकार बताए हैं। तो ये आग्नेय शेल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी, ठीक है ना। तो इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर हो जाता है, 6371 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहिर्भेदी शेल का उदाहरण क्या है? अब देखिए बहिर्भेदी का मतलब समझिएगा। बहिर्भेदी शेल का मतलब है जब जो ज्वालामुखी होता है, जब उसका मैग्मा होता है वो पृथ्वी को के बाहर निकल करके आ जाता है, फैल जाता है और एक चट्टान का, एक शेल का निर्माण कर देता है, तो उसी को बहिर्भेदी शेल कहते हैं। और इसका जो उदाहरण आता है इसमें हमें देखने को वो आता है इसमें बेसाल्ट। ऑप्शन जो सी है यहाँ पर हमारा सही उत्तर है, बेसाल्ट। देखिए अब बात करते हैं अंतर्भेदी की। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लावा है वो पृथ्वी के बाहर ना फूट करके उसके भीतर ही रह जाता है और उस स्थिति में उसे हम अंतर्भेदी शेल कहते हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनता है अंतर्भेदी शेल के अंतर्गत ये बन जाता है इसमें ग्रेनाइट। ऑप्शन सी जो हुआ यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, ग्रेनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शेल किनारा या फिर समुद्री गुफा? तो यहां पर उत्तर हो जाता है समुद्री तरंग की जो विशेषता नहीं है वो है शेल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो निश्चित रूप से जब पृथ्वी के अंदर आकस्मिक गतियों के कारण जो घटनाएं घटती है उन्हें हम ज्वालामुखी का नाम देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो है सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्रक सेल पाई जाती है कहां पर? रेगिस्तान, नदी घाटी या हिमनद में? तो सबसे पहले बात करते हैं छत्रक सेल होती क्या है। देखिए जब मरुस्थल के अंदर पवन चलती है या पवन चट्टानों के निचले हिस्से को काट देती है और ऊपर का छतरीनुमा भाग ही उसमें बच जाता है तो उसे हम छत्रक सेल कहते हैं। और ऐसी सेलें जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रेगिस्तान में। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए रेगिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चाप झील यहां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चाप झील यहां पाई जाती है। अब देखिए चाप झील होती क्या है। तो समय के साथ साथ जो विसर्प लूप होते हैं वो नदी से जब कट जाया करते हैं और एक अलग से झील बना लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं चाप झील। चाप मतलब आर्क जैसे होता ना, वैसे नदी जब बहते हुए आती है कभी कभी ये और जैसे कि ऐसे और ये किनारे जो हैं ऐसे बन जाते हैं और नदी जो है वो यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाती है फिर से। तो ये हिस्सा जो है ये गाद वगैरह जम जाने के कारण से अलग सलग रह जाता है और उसी को नाम दिया जाता है चाप झील। तो ये नदी घाटी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नदी के अपरदन से बनने वाली जो स्थलाकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा, तटबंध, जलोढ़ या वी आकार की घाटी? तो इसे हम कहते हैं वी आकार की घाटी। अगला क्वेश्चन है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तब ये बनाती है। तो उस स्थिति में ये बनाती है जल प्रपात। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी अपने मुहाने पर अवसादों को जमा करती है, उससे निर्माण होता है। तो उससे निर्माण होता है डेल्टा का। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है पवन
कि अपरदन से बनने वाले जो स्थलाकृति होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, जब पवन के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति होती है तो उसे हम कहते हैं छत्रकशैल। मतलब हवा के द्वारा धीरे धीरे अपरदन होता है, चट्टानें टूटती है और नष्ट होती हैं, तो छत्रकशैल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पवन के निक्षेपण से। अब देखिए, छत्रकशैल अपरदन से बन रही है, पवन के निक्षेपण से बनने वाली जो स्थलाकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बालू का टिब्बा। ठीक है, मतलब बालू का छोटे छोटे जो ढेर होता है वो ढेरी बन जाती है, और रेगिस्तान में हम देख सकते हैं ऐसे बालू की ढेरी हमें देखने को दिखती है, उन्हीं को हम कहते हैं बालू टिब्बा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होता है वो है एंजल जलप्रपात, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, एंजल। तो यहाँ पर आज के मेरे जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।